ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोग लास्ट क्लास जो पढ़े थे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, उसका ऊपर 2-3 और क्वेश्चन करते हैं, देन विल स्टार्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में अगर एक इवेंट है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसके साथ एक सैंपल स्पेस निकलता है। उस सैंपल स्पेस को अगर हम n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट में डिवाइड करते हैं और एक इवेंट A जो कि सबके साथ एसोसिएटेड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकलता है ये फॉर्मूला से। और अगर वो इवेंट A हो चुका है और क्या कंडीशन है कि E1 के चलते हो, या E1 या फिर E2 या फिर E3 या फिर EI के चलते हो हुआ है, तो ये फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ EI कंडीशन टू A हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो ये हमारा बेस थ्योरम हो गया। अब हम लोग उसका पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा क्या, स्टूडेंट आइदर गेसेस और कॉपीज और नोज द आंसर टू ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो या तो वो गेस कर रहा है, या फिर कॉपी कर रहा है, या फिर नोज द आंसर है। मतलब 3 केसेस हो गया। एक E1 को हम लोग बोल सकते हैं क्या, गेस कर रहा है, E2 हमारा कॉपी कर रहा है, और E3 हो गया नो द आंसर। A multiple choice question with 4 choices. The probability that he makes a guess is 1/3. चलो हम लोग लिखना चालू करते हैं। Let me denote this one as E1, this one as E2 and this one as E3. E1, E2 और ये हमारा हो गया E3। तो हमारा probability of E1 given है, probability of E1 guess कर रहा है, उसका probability guess करेगा, उसका probability 1/3 है। उसके बाद क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपी द आंसर इज 1/6। प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपी द आंसर इज 1/6, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गया हमारा 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जो हमको दिया नहीं है, लेकिन क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है, ये 3 में से कोई एक ना एक तो करेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हम निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मतलब जो ये नो दो आंसर जो है वो कैसे करेगा, 1 - 1/3 प्लस 1/6। तो 1/3 और 1/6 को ऐड करेंगे तो आ गया कितना, 2 + 1/6। 2 + 1 3, 3/6 हो गया 1/2। 1 - 1/2 हो गया हमारा कितना, 1/2। तो ये गेस कर रहा है, ये कॉपी कर रहा है, और ये हमारा नोज द आंसर है। अब हमारा A क्या है, A बोल रहा है कि करेक्ट आंसर दिया है। A हो गया हमारा करेक्ट आंसर दिया है, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन टू E1 लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन टू E1, तो A कंडीशन टू E1, ये क्या कर रहा है, गेस कर रहा है। गेस कर रहा है तो मल्टीपल चॉइस का 4 आंसर है, उसमें से वो गेस करेगा। मतलब सैंपल स्पेस हमारा 4C1 हो गया, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। इवेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। तो उसमें से 4 ऑप्शन में ऑब्वियस बात है एक करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा फेवरेबल केस कहां पे देना है, तो 1C1 आई विल टेक। तो 1C1/4C1 इज 1/4, दैट इज गिवन। सॉरी, दैट आई नो, ये हम निकाल लेंगे। अभी क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन टू E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन टू E2। E2 हमारा क्या हो गया, कि कॉपी द आंसर। तो ये हमको क्वेश्चन में दे दिया है, the probability that his answer, the probability that he copies the answer is 1/6। अच्छा, ये है the probability that his answer is correct, his answer is correct given that he copied it is 1/8। तो ये हमको दे दिया 1/8। अब तीसरा बात बोला है क्या, probability of A condition to E3, जो कि हमको सवाल में दिया नहीं है, ये हमको सोच के लिखना पड़ेगा। क्या बोला है कि वे A कंडीशन टू E3, मतलब उसका आंसर करेक्ट होगा। कंडीशन 2 वो जानता है, अगर वो जानता है तो उसका आंसर तो 100% करेक्ट होना ही है। तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 है। आइए सबको समझ में। तो यहाँ पे जो नॉट गिवन थिंग्स था वो क्या क्या गिवन, नॉट गिवन कौन कौन सा था, ये गिवन नहीं था, ये हमको लिखना पड़ा। ये गिवन नहीं था, तो ये हम देखें कि 4 चॉइस है, एक चॉइस होगा तो कैसे करेंगे। और ये गिवन नहीं था,
ये तीन चीज हमको गिवन नहीं था ये सवाल में, बाकी सब चीज गिवन था। मतलब तीन चीज गिवन था, तीन चीज गिवन नहीं था। अब हमको पूछा क्या है देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू द आंसर बोलने से ये 3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, वो करेक्ट आंसर दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कंडीशन टू A, ये हमारा बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? दिस इंटू दिस नहीं, E3 बोला है ना, तो 1/2 इंटू 1, 1/2 इंटू 1 हो गया ऊपर, नीचे हमारा आ जाएगा कितना 1/3 इंटू 1/4, लेट मी राइट इट डायरेक्टली 1/12 प्लस 1/6 इंटू 1/8, that is 1/48 plus it will be 1/2. So on simplification what I am getting 1/2 न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में हमारा कितना आ रहा है देख लेते हैं। एलसीएम 48 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 4 प्लस यहाँ पे 1 और यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय नीचे 48। अब इसको कैंसिल वगैरह करके लिखेंगे तो आई एम गेटिंग 24/29। आई होप सारे को समझ में आ गया ना ये आंसर, यस और नो? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है देखते हैं। A man is known to speak truth out 3 out of 4 times, है ना? He throws a die and reports it was a 6. Find the probability that it is actually a 6. थोड़ा क्वेश्चन को क्या करते हैं, थोड़ा समझते हैं ठीक से। इसको हम लोग देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। E1 का बारे में मैं लिख लेता हूं। E1 हो गया स्पीकिंग ट्रूथ, E1 हो गया स्पीकिंग ट्रूथ, और E2 ऑब्वियसली नॉट स्पीकिंग ट्रूथ हो जाएगा, नॉट स्पीकिंग ट्रूथ। तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमको दे दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 कितना दिया है? स्पीकिंग ट्रूथ 3 out of 4 टाइम्स, मतलब 3/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ऑटोमेटिकली निकल के आ गया 1 minus 3/4, that will be your 1/4। आई होप सारे को समझ में आ गया ये चीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 सबको समझ में आ गया, ओके ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी A का बारे में बताता हूं। A हो गया क्या? रिपोर्टिंग 6, रिपोर्टिंग 6। A हो गया हमारा रिपोर्टिंग 6 रिपोर्ट किया जा रहा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन टू E1 कितना होगा हमको देखना है। ये क्या कर रहा है कि कोई एक डाई को फेंक रहा है और रिपोर्ट कर रहा है 6। कंडीशन तो सच बोल रहा है, E1 सच बोल रहा है स्पीकिंग ट्रूथ, तो 6 आया होगा और वो 6 बनेगा तो होगा। रिपोर्ट कर रहा है ना 6, मतलब 6 आया है, सही बोल रहा है ना वो, तो 6 आया है इसीलिए बोला। तो अगर हम डाई को फेंकेंगे 6 आउटकम सोच सकता है, उसमें से 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा फिर 1/6। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन टू E2, वो रिपोर्ट कर रहा है 6 से, वो बोल रहा है कि 6 आया है, लेकिन गलत बोल रहा है, मतलब सही नहीं बोल रहा है, मतलब ट्रू नहीं बोल रहा है। 6 आया नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है कि 6 आ गया। तो 6 नहीं आया होगा कितने बार? 5 बार। मतलब फेवरेबल केस का बात कर रहे हैं। फेवरेबल केस 5 टाइम्स, 5 थिंग्स आर देयर, 2 3 4 5, उसमें से कुछ भी आया है, वो बोल दिया भाई ये 6 है। मतलब 5/6 हो गया क्या? रिपोर्ट कर रहा है 6 लेकिन गलत रिपोर्ट कर रहा है। क्या सभी को ये वाला पार्ट समझ में आया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन टू E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन टू E2 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6,
तो रिपोर्ट किया है 6 और वो एक्चुअली 6 है, तो उस समय होगा अगर वो सही बोल रहा होगा, वो 6 रिपोर्ट तो किया है, वो 6 रिपोर्ट किया है और वो सही बोल रहा है, 6 रिपोर्ट किया है और वो सही बोल रहा है, तो इसका मतलब है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कंडीशन टू ए, E1 कंडीशन टू ए हमको लिखना है, E1 कंडीशन टू ए इसलिए कि वो सही बोल रहा है जब 6 रिपोर्ट किया गया, तो इसी दैट देन ओनली इट इज एक्चुअली अ 6, लेकिन अगर गलत बोल रहा है और 6 रिपोर्ट किया तो इट इज नॉट अ 6, तो इट विल बी व्हाट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E1 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा हो गया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E2। तो अगर हम सारे वैल्यू डाल देंगे तो E1 इनटू ए कंडीशन टू E1, तो यह हमारा 3/24 आ गया ऊपर, 3/24 नीचे आ जाएगा कितना देख लेते हैं, 3/24 प्लस ये 1/4 और 5/6 मतलब 5/24, तो बन गया क्या फिर 3/24 डिवाइडेड बाय कितना 8/24, तो 24 के साथ 24 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 3/8। आई होप सारे को समझ में आ गया, आंसर 3/8 है। क्लियर? चलो अगला सवाल देखते हैं। कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट, 52 कार्ड है उसमें से एक कार्ड गिर गया मतलब लॉस्ट हो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 cards are drawn and are found to be hard. Find the probability that the missing card to be hard. ओके ना, तो मिसिंग कार्ड हार्ड तो निकालने को बोला है और 2 कार्ड्स हम ड्रॉ किए हैं रिमेनिंग कार्ड में से, ये सब सिचुएशन दिया है ना, एक कार्ड लॉस्ट है, तो एक कार्ड मतलब जब 2 कार्ड निकाला गया होगा उसमें कितना कार्ड होगा, फिर 51 कार्ड्स होगा, 52 कार्ड्स नहीं होगा। जब 2 कार्ड हम लोग निकाल रहे हैं उस समय उसमें 51 कार्ड्स होगा ना कि 52 कार्ड्स होगा। चलो हमको बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड टू बी हार्ड, मिसिंग कार्ड हार्ड है इसका प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ। चलो हम मिसिंग कार्ड के बारे में ऐसे बताते हैं, E1 is equal to E2 is equal to missing card is hard, missing card is hard, is hard, और missing card is not a hard, E2 हो गया, missing card is not a hard। अरे भाई अगर हमारा कार्ड गिरेगा और हार्ट का बारे में ये डिस्कशन में लाया है चीजें, तो मिसिंग कार्ड या तो हार्ट कर लेंगे या फिर नॉट हार्ट कर लेंगे, और बाकी सारी चीजें के अंदर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, या तो हार्ट या फिर नॉट हार्ट। अब E1 हो गया, E2 हो गया, ए क्या हो गया, ए क्या हो गया, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी हार्ड, 2 हार्ड cards are drawn, 2 hard cards are drawn from how many cards, from 51 cards। चलो अब हम निकालते हैं ये सब का प्रोबेबिलिटी क्या क्या होता है देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 इज इक्वल टू, कोई मेरे को बता सकता है, हम लोग इतना सारे चीज पढ़ लिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 तो बता ही सकते हो, हमारा 52 कार्ड में से एक कार्ड लॉस्ट हुआ, इसमें 52 कार्ड्स था, इसमें और इसमें दोनों के केस में 52 कार्ड्स था। अब जब ए में आएंगे तो फिर 51 कार्ड्स आएगा, 52 कार्ड में से एक तो कार्ड लॉस हो गया है, वो हार्ड है, क्या होगा उसका प्रोबेबिलिटी, कोई मेरे को आइडिया देगा, बता सकते हो? हाँ 13C1 by 52C1
ये हमारा हो गया 1/4। तो बाकी 1 - 1/4 हो जाएगा 3/4। या फिर ऐसा सोच सकते हो, अगर हार्ट नहीं है तो हार्ट को छोड़, सही लिखा ना? हाँ ठीक है। अगर हार्ट नहीं है तो हार्ट को छोड़ने के बाद 39 कार्ड्स होगा। 39 कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ करेंगे 39C1/this। लेकिन क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, तो E1 और E2 का प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो 1 होगा। तो अगर एक का 1/4 पता चल गया, दूसरा का हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1 - 1/4 करके। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन टू E1 लिख लेता हूं मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन टू E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन टू E2। लेट अस राइट। अब A क्या है? A हमारा दोनों हार्ट कार्ड है। इस सिचुएशन का ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन टू E1। अब हमको पता है कि अभी 51 कार्ड्स है, मतलब सैंपल स्पेस में मेरे को कोई डर नहीं है। 51C2 होगा। सैंपल स्पेस विल बी 51C2। बस इवेंट में हमको देखना पड़ेगा क्या, क्योंकि हार्ट कार्ड लॉस हो चुका है। A कंडीशन टू E1 हार्ट कार्ड जा चुका है, मतलब अभी जो 51 कार्ड्स होगा उसमें और 13 तो हार्ट कार्ड्स नहीं होगा। उसमें हार्ट कार्ड हमारा कितना होगा? 12। तो 12 में से 2 तो हार्ट कार्ड निकाला गया, क्योंकि हमको तो फेवरेबल केस लेना पड़ता है ना हमेशा जब हम इवेंट लेते हैं। तो सो आई थिंक सबको पता चला कि 12C2/52C1 51C2 कैसे हुआ। इसमें आ जाते हैं। इसमें आपको बोला है क्या? फिर 2 तो हार्ट कार्ड है ऑन दिस सिचुएशन। मतलब अभी भी हमारे पास 51 कार्ड्स है, लेकिन वो जो एक तो कार्ड निकल गया है वो हार्ट का नहीं है, मतलब उसमें हार्ट 13 तो है। 51 कार्ड में हम देखेंगे तो हार्ट 13 तो है। सो 13C2 डिवाइडेड बाय 51C2, ये हमारा सिचुएशन निकल के आ गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? सबको समझ में आ गया चीज? अब हमको निकालने के लिए क्या बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड टू बी हार्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड टू बी हार्ट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कंडीशन टू A। 2 तो हार्ट कार्ड निकला है, इसका ऊपर इसका प्रोबेबिलिटी निकालना। तो कैसे होगा? E1 कंडीशन टू A बोला है, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। द कैलकुलेशन आई एम नॉट डूइंग, आई एम जस्ट राइटिंग द वैल्यूज। 12C2 by 51C2 whole divided by 1/4 into 12C2 by 51C2 plus the next one is 3/4 into 13C2 by 51C2। सो ये हमारा आंसर हो गया। सिंप्लीफाई करोगे जो भी आएगा, ये सब कैंसिल वगैरह हो जाएगा। 12C2 by this one, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैंसिल वगैरह हो जाएगा बहुत सारे चीज। ठीक है, 51C2 तो पहले सब जगह से कैंसिल हो गया। इनफैक्ट थोड़ा बता देता हूँ, है ना, हल्का फुल्का बता देता हूँ क्या क्या कैंसिल होगा। देखो कैंसिल जो चीज होगा पहले उसको करता हूँ। 4 कैंसिल हो गया। 51C2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा बचेगा 12C2। 12C2 को हम लिख सकते हैं कैसे? 12 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल into 10 फैक्टोरियल। तो इट विल बी 12 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल into 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा क्या हो जाएगा? 12 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल into 10 फैक्टोरियल प्लस 13 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल into 11 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमारा फिर से कैंसिल होना चालू हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल को कैंसिल करोगे तो हमारे पास 12 बचेगा, है ना यार। ये 11 फैक्टोरियल को कैंसिल करोगे तो यू विल गेट 11 ओनली। 10 फैक्टोरियल सब कैंसिल हो चुका है। ऑलराइट, सो व्हाट विल बी लेफ्ट? न्यूमरेटर जो है ना, हमारे न्यूमरेटर में क्या बचेगा? व्हाट इज दैट? 1। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? ये तो कट चुका है, ये 1 में हो गया, प्लस यहाँ पे कितना? 12 by 11। On simplification it is giving you 11 by 23।
दैट इज योर आंसर। क्लियर ना? चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। वही कार्ड्स का ऊपर है, थोड़ा अलग टाइप का है क्वेश्चन, देख लेते हैं। A pack of playing cards was found to contain 51 cards, only 51 cards। मतलब वही बात है, एक कार्ड लॉस हो गया, इसमें स्टार्टिंग में बोल दिया कि 51 कार्ड है, मतलब एक तो गया है, फिर से लॉस हो गया। If first 13 cards which are examined are red, then what is the probability that the missing card is black? What is the probability that the missing card is black? चलो हम लोग लिख लेते हैं अभी E1 E2 क्या है। E1 हो गया ब्लैक कार्ड इज मिसिंग, हमको पता नहीं है ना कौन सा मिस है। E1 ब्लैक कार्ड इज मिसिंग, और E2 हो गया हमारा क्या, ब्लैक का रेड नोट होता है, रेड कार्ड इज मिसिंग। और हमारा ए क्या है, ए क्या है, 13 रेड कार्ड्स, 13 रेड कार्ड्स आर फाउंड, 13 रेड कार्ड्स आर फाउंड। जब हम निकाले, चेक किए कार्ड, पहला कार्ड निकाले रेड, दूसरा निकाले रेड, तीसरा निकाले रेड, ऐसा हो गया। तो हमको सवाल में क्या पूछा है, पहले तो सारी चीज लिख लेते हैं। This implies probability of E1, हमारा ब्लैक कार्ड कितना तो है 26 है, तो 26C1 by 52C1 is equal to 1/2। ये हमारा 1/2 हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी हमारा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, तो ये बन जाएगा 1 minus 1/2 will be 1/2, डायरेक्टली आई कैन राइट 1/2 also, है ना। अब देखते हैं आपको क्या बोला है, रेड कार्ड इज फाउंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E1। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो मिसिंग कार्ड है वो ब्लैक है, और हमारा फेवरेबल केस है। यहाँ पे तो मैं सैंपल स्पेस में लिख लेता हूँ 51C2, नहीं 51C13। 51 कार्ड में से 13 कार्ड लेके हम चेक किए तो 51C13 हो गया, और ऊपर क्या हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक कार्ड मिस हुआ है, रेड कार्ड अभी भी हमारे पास 26 होगा, तो 26C13, 26C13। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E2 लेंगे तो हमको मिलेगा 25C13 डिवाइडेड बाय 51C13। मेरे को लगता है सबको पता चल गया कि 25 हम क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे रेड कार्ड मिसिंग है, मतलब हमारे पास और रेड कार्ड 26 नहीं होगा, 25 होगा। तो क्या बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड इज ब्लैक, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कंडीशन टू फर्स्ट कार्ड जो हम 13 तो चेक किए वो हमारा क्या है, रेड निकल के आ गया, तो E1 का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 1/2 into 26C13 हो गया, 1/2 into 26C13 by 51C13 डिवाइडेड बाय नीचे 1/2 into 26C13 by 51C13 प्लस आ जाएगा 1/2 into 25C13 डिवाइडेड बाय ओके कितना 25C13 बाय 51C13। तो कैंसिल वगैरह कर लेते हैं, दुनिया भर का चीज कैंसिल हो रहा है अभी। 1/2 1/2 1/2 51C3 51C13 51C13 कैंसिल हो गया। रेस्ट ऑफ द चीज जो बच गया उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं। सो व्हाट आई एम गेटिंग, it will be 26 factorial by 13 factorial into 13 factorial divided by नीचे हमारा आ गया 26 factorial by 13 factorial into 13 factorial plus 25 factorial by 13 factorial into 12 factorial. So this is what I am getting.
अब यहाँ पे कैंसिल वगैरह फिर से स्टार्ट कर देते हैं, क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखते हैं। 13 13 13 ये कैंसिल हो रहा है। अब ये जो है ना 25, एक काम करते हैं इसको मैं 26 इंटू, चलो लिख लेता हूं एक लाइन और, उसके बाद करेंगे क्योंकि यहाँ पे इतना काट लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 26 इंटू 25 फैक्टोरियल कर लेता हूं, डिवाइड बाय नीचे हमारा 13 इंटू 12 फैक्टोरियल कर लेता हूं, 13 इंटू 12 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय ये 26 इंटू 25 फैक्टोरियल कर लिया बाय 13 इंटू 12 फैक्टोरियल प्लस ये हमारा 25 फैक्टोरियल है ही बाय 12 फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसमें देखूं तो क्या चीज कैंसिल हो रहा है, बहुत सारी चीज फिर से कैंसिल हो गया। क्या क्या कैंसिल होगा, 25 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल कैंसिल, 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल कैंसिल। सो व्हाटएवर थिंग्स लेफ्ट लेट अस राइट दैट 26 by 13 जो कि 2 होता है, दैट गिव्स मी 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय नीचे हम देख रहे हैं क्या हो रहा है 2, फिर से 26 by 13 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1, तो आंसर इज योर 2 by 3। गॉट इट ऑल ऑफ यू? ठीक, तो ये हमारा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, तो आइडिया हो गया होगा सबको। बुक से एग्जांपल एक्सरसाइज करोगे तो बाकी चीजें जो है समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा थोड़ा खुद क्वेश्चन करने से। ऑलराइट, और यू कैन आल्सो ट्राई दिस क्वेश्चंस व्हाटएवर क्वेश्चंस वी हैव डन, तो उस सब क्वेश्चन को बिना देखे, बिना क्या सॉल्यूशन देखे उसको करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सुनो, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा है इसमें एक बार रैंडम वेरिएबल आएगा, मीन एंड वेरिएंस आएगा, जो भी आएगा, ये चीज जो हमारा ना हम स्टैटिस्टिक्स के साथ इसको जोड़ते हैं। इससे प्रोबेबिलिटी भी स्टैटिस्टिक्स ही है, बट क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन वाला चीज पहले सुन चुके हैं तो इसको स्टैटिस्टिक्स का साथ जोड़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग स्टैटिस्टिक्स में बहुत पहले से पढ़ रखे हैं। एक होता है क्या हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है क्या, जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल देखते हैं तो उस टेबल में होता है क्या, xi होता है, fi होता है। यू कैन सी दिस, ये देखे हो सकते हैं xi और fi, ये ऑब्जर्वेशन, ये उनका फ्रीक्वेंसी। ये xi में क्या होता है, कुछ कुछ वैल्यू होता है, करस्पॉन्डिंग fi में कुछ कुछ वैल्यू होता है। तो इसका हमको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन में कभी कभी मीन निकालने के लिए बोलता है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह वगैरह चीज हमको निकालना पड़ता है। तो कुछ ऐसे टाइप का चीजें हम लोग यहाँ पे भी देखने वाले हैं। दिस xi जो है ना, ये हमारा रैंडम वेरिएबल में आ जाएगा। xi जो है ना, ये हमारा रैंडम वेरिएबल में आ जाएगा। मैं बताऊंगा अभी रैंडम वेरिएबल क्या है, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे तो पता चल जाएगा रैंडम वेरिएबल क्या होता है। फिर उस रैंडम वेरिएबल यहाँ पे डालेंगे तो करस्पॉन्डिंगली उनका प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। यहाँ पे जो fi लिखा है, ये fi का जगह में हम क्या लिख लेंगे, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। तो हमारा टेबल बन गया और उसी को बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी सॉरी क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉट अ वेरी बिग थिंग, नॉट अ वेरी बिग थिंग। मतलब पहले हम रैंडम वेरिएबल का बारे में क्लियरली समझेंगे, रैंडम वेरिएबल क्या होता है। फिर उस रैंडम वेरिएबल में जो जो वैल्यू आता है उस सब वैल्यू को, वैल्यू में व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, उनको अगर एक टेबल में रख देंगे तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक और आगे पढ़ेंगे हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी वही है, खाली इतना है कि उसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते समय बाइनोमियल थ्योरम का यूज किए होंगे। अब जो आप आज जो पढ़ने वाले हैं उस पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज नहीं करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी निकालते समय जो जो चीज का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उनका प्रोबेबिलिटी निकालते समय बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप सबको आइडिया हुआ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं।
अब बात करते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? एक एक्सपेरिमेंट हमारा होता है, उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग कुछ रैंडम वेरिएबल निकालते हैं। अगर हम डेफिनेशन में जाएंगे तो क्या होता है? इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ए रियल वैल्यूड फंक्शन इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल डिफाइंड ओवर द सैंपल स्पेस। मतलब सैंपल स्पेस का अंदर हम रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे और रैंडम वेरिएबल का जो जो वैल्यू आएगा सारे को मिला देंगे तो एट द एंड वो सैंपल स्पेस ही बन जाएगा, मतलब यूनियन कर देंगे। तो इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ए रियल वैल्यूड फंक्शन x which assigned to each events of s to a unique number is called random variable। स्टेटमेंट इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, अब हम एग्जांपल लेते हैं तो हम क्लियर हो जाएंगे कि रैंडम वेरिएबल एग्जैक्टली क्या होता है। एक क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल हम दो टाइप का देखते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। नहीं है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल हम पढ़ने वाले नहीं है, हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। ये वर्ड डिस्क्रीट नाम सुनते ही सबको पता चल रहा होगा कि वैल्यू जो है इस पे नंबर असाइन किया जाता है और जो नंबर होगा वो डिस्क्रीट नंबर्स होगा। जैसे हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 0 -1, दीज आर डिस्क्रीट वैल्यूज। जब हम बोलते हैं 1 से 2 तो ये कंटीन्यूअस वैल्यूज हो जाता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। और ये कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का ऊपर जो क्वेश्चन है ना वो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन होता है या मेजरमेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, इतना किलो ऐसे ऐसे ये सब टाइप की चीजें, उसका ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हम जो अभी पढ़ने वाले हैं, अभी बोलने से ये हमारा 12th का सिलेबस में जो हमारा है वो रैंडम वेरिएबल जो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ऊपर फोकस करेंगे। चलो कुछ एग्जांपल देते हैं, काफी सारे एग्जांपल है, सब समझ में आ जाएगा क्या होता है रैंडम वेरिएबल। ए कॉइन इज tossed twice या फिर two coins are tossed once। A coin is tossed twice या फिर two coins are tossed once। तो यहाँ पे एक रैंडम वेरिएबल मैं डिफाइन किया हूँ, ऐसा नहीं कि यही है रैंडम वेरिएबल, कुछ और भी हो सकता है। मैं डिफाइन किया हूँ जो नंबर ऑफ हेड्स इन इज ए रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ हेड्स। अब नंबर ऑफ हेड्स को मैं x लिख लूंगा, ध्यान से सुनो मेरी बात, नंबर ऑफ हेड्स को मैं x लिख लूंगा। अब आपको सोचना है भाई हम देख कॉइन को 2 बार फेंके हैं, नंबर ऑफ हेड्स कितने बार आ सकता है? जो जो आ सकता है वो सब उसका वैल्यू हो गया। नंबर ऑफ हेड्स एक ही बार नहीं आ सकेगा, एक बार भी नहीं आएगा, मतलब 0 नंबर ऑफ हेड्स में कम, 1 नंबर ऑफ हेड्स में कम या फिर 2 नंबर ऑफ हेड्स आर पॉसिबल। मतलब अगर हम 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं या फिर एक कॉइन को 2 बार टॉस करें, बाकी एक बात एक ही है, अगर एक कॉइन को 2 बार फेंकेंगे या फिर 2 कॉइन को एक बार फेंक रहे हैं तो नंबर ऑफ हेड्स का बात करेंगे। अगर रैंडम वेरिएबल में बोल रहा हूं नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स क्या हो सकता है? 0, मतलब उसका वैल्यू क्या हो सकता है? 0, एक बार भी नहीं आएगा या फिर एक बार आएगा या फिर 2 बार आएगा। अगर यहाँ पे एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ट्वाइस नहीं बोल के थ्राइस बोलता तो हमारा रैंडम वेरिएबल में क्या क्या वैल्यू आता है? x का 0, एक बार भी हेड नहीं आया या फिर एक बार आया या फिर 2 बार आया या फिर 3 बार आया। क्या ये रैंडम वेरिएबल के बारे में आइडिया हुआ सबको? कॉइन का ऊपर रैंडम वेरिएबल क्या हुआ? नंबर ऑफ हेड्स के बारे में बोलेंगे, नंबर ऑफ टेल्स भी तो ही होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, थ्राइस भी हो सकता है ऐसे। गेटिंग ए सम ऑफ 4 इज ए सक्सेस, मतलब अगर 4 आ गया सम तो सक्सेस है। अगर सम 4 आ गया सक्सेस है, मतलब सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? 4 कैसे कैसे आ सकता है? 1 3 3 1 2 2 3/36। ए रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ सक्सेस। तो रैंडम वेरिएबल x को मैं डिफाइन किया, x क्या हो गया? नंबर ऑफ सक्सेस। 2 बार फेंका गया, एक बार भी सक्सेस नहीं मिलेगा ऐसा हो सकता है, एक बार सक्सेस मिलेगा ऐसा हो सकता है, 2 बार सक्सेस मिलेगा ऐसा हो सकता है। हम रैंडम वेरिएबल के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, उनका प्रोबेबिलिटी में आएंगे। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहाँ पे ट्वाइस के जगह में थ्राइस बोलता तो 0 1 2 3 उसका वैल्यू आ जाता।
Two balls are drawn at random from a bag having 4 red and 5 white balls. Getting the number of red balls. वही बात है, रेड बॉल्स कितना ठो, इसमें से 2 बॉल निकाला गया है तो रेड बॉल एक भी नहीं आ सकता है. नंबर ऑफ रेड बॉल्स विल बी 0, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज 1, नंबर ऑफ रेड बॉल इज 2. सो दिस इज रैंडम वेरिएबल. अगर 2 का बजाय बोलता 4 बॉल है तो रैंडम वेरिएबल में क्या क्या आता है, 0 1 2 3 4 ऐसा. 2 balls are drawn one by one without replacement. Same question है. Getting the number of red balls. Same है. X random variable है जिसका वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है. 2 के लिए 0 1 2 हो सकता है. There are 20 balls in a box of which 5 balls are defective. मतलब 5 तो डिफेक्टिव बॉल है तो 15 तो अच्छा बॉल है, नॉर्मल बॉल है. 2 balls are drawn at random. 2 balls are drawn at random. ऐसे बोलते हैं. A random variable is number of non-defective balls. तो x हमारा कोई भी नॉन डिफेक्टिव बॉल है, सारे अच्छा बॉल है, या फिर एक तो नॉन डिफेक्टिव बॉल है, नहीं सारे डिफेक्टिव बॉल है, या फिर एक तो नॉन डिफेक्टिव बॉल है, या फिर 2 तो नॉन डिफेक्टिव बॉल है. ये रैंडम वेरिएबल. ऐसा नहीं कि 0 1 2 वैल्यू ही हमेशा आता है, कभी-कभी नेगेटिव भी आता है. क्वेश्चन में पढ़ने से आपको पता चलेगा. ये क्वेश्चन में हम देखेंगे अलग-अलग फिर आएगा. 2 cards are drawn from a pack of 52 cards. A random variable is the number of face cards. Number of face card 0 हो सकता है, number of face card 1 हो सकता है, number of face card 2 हो सकता है. हम 2 ठो कार्ड ड्रॉ किए, उसमें से 0 नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आया, उसका प्रोबेबिलिटी. एक ठो फेस कार्ड आया, उसका प्रोबेबिलिटी, और 2 ठो फेस कार्ड उसका प्रोबेबिलिटी हमको निकालना पड़ेगा. 2 cards are drawn from a pack of 52 cards. A random variable is number of faces. Number of faces फिर से हो सकता है 0 1 2. 2 कार्ड के लिए, 3 कार्ड के लिए 0 1 2 3, 4 कार्ड के लिए 0 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है. 5 कार्ड के लिए भी 0 1 2 नहीं, 5 तो ऐसा तो नहीं हो सकता. Next, a class has 15 students whose ages are this. ये सब एज हो गया. 14 से स्टार्ट करके 21 तक है. 14 15 16 17 ऐसे करके है. रैंडम वेरिएबल क्या बोला है, सिलेक्टिंग ए स्टूडेंट ऑफ एज x. तो एज x का हो गया, तो एज x कितना हो गया, 14 हो सकता है क्योंकि सबसे कम जो है यहाँ पे 14 है. फिर 15 हो सकता है, फिर 16 हो सकता है, फिर 17 हो सकता है, फिर 18 हो सकता है. ऐसे जो होगा वही सब हो सकता है. 21 इसमें 0 1 2 3 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमको जो रैंडम वेरिएबल बोला है उस रैंडम वेरिएबल का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे ये आया. आई होप सारे को अब रैंडम वेरिएबल के बारे में तो कुछ आइडिया हो गया होगा. मतलब एक्सपेरिमेंट देगा उसमें. अच्छा, इसका पहले जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें क्या बोल देगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्टूडेंट ऑफ एज 15. मतलब फिक्स्ड हो गया. इसमें बोलेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ ये क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 फेस कार्ड्स बोल दिया. अभी 2 फेस कार्ड करके नहीं छोड़ा, अभी वेरिएबल कर दिया उसको, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स. तो अभी हमारा ऊपर छोड़ दिया 0 1 2. मतलब इसके लिए भी निकालो भाई, इसके लिए भी निकालो और इसके लिए भी निकालो. अगर हमको बोल दिया कि 1 फेस कार्ड तो ये बोला, अभी तक हम वही निकालते आ रहे थे. अभी उसको एक रैंडम वेरिएबल नाम दे दिया, जितना वैल्यू हो सकता है सारे निकालो, सारे का प्रोबेबिलिटी निकालो. अब सारे का प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एक सीधा लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी हो तो एक सीधा लिख देंगे, खत्म. ये हमारा टेबल बन गया. तो हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. आई होप सारे को अभी समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मतलब क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या हो गया. अब इनका प्रोबेबिलिटी अभी हम निकालने वाले हैं, वेट करो, है ना. पहले रैंडम वेरिएबल को सबको समझ में आ गया. चलो, अब जब रैंडम वेरिएबल निकल गया, एक रैंडम वेरिएबल हमको डिफाइन कर दिया, उसका जितने सारे वैल्यू आ सकता है सारे के लिए प्रोबेबिलिटी हम अलग अलग से निकाल दिए, और अगर वो सब प्रोबेबिलिटी को हम जोड़ देंगे तो वो हो जाता है 1. ये हमको याद रखना है कि रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी सबको जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1. क्योंकि ये जो वैल्यू जो है ना, ये सब मतलब ये सब प्रोबेबिलिटी जो निकलेगा इवेंट सबका,
ये सब हो गया हमारा क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके, ऑलराइट। अब इनका मीन वेरिएंस क्या है? जैसे ये हमारा xi था, ये हमारा xi है, ये हमारा क्या p ऑफ xi है, तो उसको हम p ऑफ i भी लिखते हैं, है ना। ये xi का वैल्यू लिख लिए, pxi का वैल्यू लिख लिए। अब इसका मीन बोलने से क्या होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, pi xi। अब इसका सॉल्व कर दो, समेशन pi xi, दिस इज मीन। अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसका मीन यही है, p1 x1 p2 x2 p3 x3 pn xn, या फिर समेशन pi xi। मीन वेरिएंस क्या है? वेरिएंस ये है, वेरिएंस हमारा ये हो गया। मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, xi करना पड़ेगा, pi करना पड़ेगा, pi इंटू xi करना पड़ेगा, और pi इंटू xi का स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसका सम कितना है, इसका सम कितना है, फिर समेशन pi xi स्क्वायर जो कि ये है, माइनस समेशन pi xi जो भी निकला होगा उसका स्क्वायर कर लोगे, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएंस x। जब हम मीन करते हैं एक रैंडम वेरिएबल का, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज आल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्सपेक्टेशन। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल को हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं, और क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऐसा बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो ये सारे चीज जो है ना हमको लर्न करना है, याद रखना है, ये फॉर्मूला सब। स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट दैट, फॉर्मूला याद रखो, उसके बाद क्वेश्चन करो। अब इसका ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या बोला है। कुछ क्वेश्चन करेंगे, जेई का भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो कैसे बनता है। मैं इसमें काम करता हूं, xi मतलब एक टेबल ही सीधा ड्रॉ कर लेता हूं, हमें टेबल डायरेक्ट ड्रॉ कर देंगे। ओके, क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, राइट, जो वेरिएंस निकला होगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। तो एक कॉइन को हम टॉस करेंगे, एक कॉइन को अगर टॉस करेंगे, हमारा जो आउटकम्स आएगा वो क्या क्या हो सकता है। हम सबको पता है कि ये हो सकता है हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। मतलब पहले 3 ठो हेड था, अभी 2 ठो हेड हो गया, अभी 1 ठो आ जाएगा। हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और फाइनली तीनों टेल। अब हमको यहाँ पर रैंडम वेरिएबल क्या बोला है, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ हेड्स हो सकता है 0, हो सकता है 1, हो सकता है 2, हो सकता है 3, क्योंकि 3 को प्रो किया गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको x को, अगर अलग अलग वैल्यू है ना, x तो वो रैंडम वेरिएबल का नाम है, उसका अलग अलग वैल्यू जो आता है उसको x1 x2 x3, तो उसको स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट में भी लिखते हैं। कैपिटल अल्फाबेट का नाम है वो, लेकिन अलग अलग वैल्यू के लिए हम स्मॉल भी लिखते हैं, कैपिटल एक्स भी लिखते हैं, बट स्मॉल एक्स ऑल्सो करना है। तो xi हो गया इधर, pi, और या फिर p ऑफ xi हम लिख सकते हैं, p ऑफ xi। इसको हम लोग क्या करते हैं, pi भी लिख लेते हैं, ठीक है। चलो अब ये वैल्यू हम निकाल के देखते हैं क्या होता है। नंबर ऑफ हेड्स 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब 0 नंबर ऑफ हेड्स मतलब सारे टेल हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 1/8 हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। 1 हेड बोलने से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 1 2 3 3/8। 2 ठो हेड बोलने से भी हमारा 3/8 हो रहा है, और 3 ठो हेड बोलने से 1 ही ठो आ रहा है,
1/8। अब हमारा ये सही है गलत है चेक करने के लिए खाली क्या करना है, ये सबको जोड़ देना है, इट शुड बी 1। 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, तो 1 + 3 + 3 + 1 8, 8/8 1 हो रहा है, गलत नहीं है। PIXI ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल खत्म। सुनो यहां से यहां तक ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल खत्म, हम आगे कर रहे हैं मीन वेरिएंस निकालने के लिए। PIXI का स्क्वायर, PIXI और PIXI का स्क्वायर। PIXI ये इंटू ए 0, ये इंटू ए 3/8, दिस इंटू दिस 6/8 कैंसिल हो रहा है, लेकिन मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूं ताकि हमारा एडिशन थोड़ा इजी हो जाए। 3 इंटू 1/8 3/8। अभी क्या होगा, PI और XI स्क्वायर, ये PI यहां पे है, XI का स्क्वायर यहां से आया 0, ये 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, सो इट इज 3/8। ये 4 हो गया, 4 इंटू 3/8, 4 इंटू 3 12/8। ये हमारा 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 इंटू 1/8 9/8। अब इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, ठीक है। ये हमको कितना दिया, 3 3 6 6 12 12/8, मतलब ये हमारा 3/2 हो गया। ये कितना हो रहा है, 12 + 3 15, 15 + 9 24, 24/8, ये हमारा 3 हो गया। तो अगर हमको मीन पूछा है, सो उसको हम EX पे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन = 3/2 हो गया, मीन हमारा 3/2 हो गया। यहाँ पे वेरिएंस X अगर हमको लिखना है तो क्या हो जाएगा, VX पे लिखते हैं इन शॉर्ट, इस ये वैल्यू माइनस इसका स्क्वायर, ये वैल्यू 3 है, माइनस 9/4, दैट गिव्स इट 12 minus 9/4, that will be 3/4। स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको कि हम सिग्मा नाम से जानते हैं, √3/2, √3 होता है 1.66, तो कितना होता है 1.732/2, 0.866, ऐसा कुछ आएगा। पहला क्वेश्चन समझ में आया सबको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन सारे निकाल दिए। गॉट इट ऑल ऑफ यू? कुछ और क्वेश्चन जहां पे कैलकुलेशन जरूरत पड़ेगा मैं करूंगा, नहीं तो ये टेबल करके मैं छोड़ दूंगा, जो कैलकुलेशन यू हैव टू डू, बिकॉज़ वेस्ट ऑफ टाइम होगा अगर हम पूरा करेंगे तो कैलकुलेशन भी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस of number of sixes when a dice is thrown, when 2 dice are thrown। नंबर ऑफ सिक्सेस का मतलब हो गया 100 में 6, पूरा डिफाइन नहीं किया गया ठीक से, ठीक है, डिफाइन नहीं किया गया है 100 में 6 सोचो, ठीक है। तो यहां पे हो गया हमारा रैंडम वेरिएबल x हो गया क्या, नंबर ऑफ सिक्सेस। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है नंबर ऑफ सिक्सेस, पहला में 6 आया, दूसरा में नहीं आया, मतलब किसी में भी 6 नहीं आया, या फिर एक में 6 आया, फिर 2 में 6 आया, हाँ ऐसा भी हो सकता है, तो ठीक ही है क्वेश्चन। तो इसमें मैं XI कर लेता हूं और क्या कर लेते हैं PI। अब PI सबको समझ जाओ कि दिस इज P ऑफ XI, प्रोबेबिलिटी ऑफ XI। हम 2 डाइस को फेंके हैं, हम 2 डाइस को फेंके या फिर एक को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन वेरिएंस ऑफ सक्सेस व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, 0 1 2। नंबर ऑफ सक्सेस ये 3 में से कोई एक हो सकता है। 0 नंबर ऑफ 6, 0 नंबर ऑफ 6 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट में भी नहीं आया,
सेकंड में भी नहीं आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो नंबर ऑफ 6 फर्स्ट में भी नहीं आया, सेकंड में भी नहीं आया, मतलब क्या हो जाएगा 5/6 इंटू 5/6, 6 नहीं आया तो 25/36। सो जीरो नंबर ऑफ 6, वन नंबर ऑफ 6, एक तो 6, जीरो नंबर ऑफ 6, उसके बाद एक नंबर ऑफ 6, तो फर्स्ट में 6 है, सेकंड में 6 नहीं है, या फिर फर्स्ट में 6 नहीं है, सेकंड में 6 है। दो कैसा आ सकता है यहाँ पे, दो डाई है ना, फर्स्ट में 6 नहीं है, सेकंड में 6 है, ऐसा हो सकता है, या फिर फर्स्ट में 6 है, सेकंड में नहीं है। तो फर्स्ट में 6 है तो 1/6, सेकंड में नहीं है तो 5/6, फर्स्ट में नहीं है तो 5/6 और सेकंड में है तो 1/6। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, दिस और दिस, दिस और दिस, ऐसे करना है। तो 5/36, 5/36, 10/36, दिस थिंग्स यू डू आउटसाइड एंड उसको पुट कर दो यहाँ पे, तो काम हो जाए। अब ये दोनों को मिलाने से 35 हो गया, 36/36 तो 1/36 हो जाएगा ये। आई डोंट थिंक इसका आगे मेरे को करना चाहिए, ओनली कैलकुलेशन इज नीडेड। खाली टेबल को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, बट दैट कैलकुलेशन आई एम नॉट डूइंग। टेबल को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, क्या है PIXI हो गया, PIXI²। अब वो सारी चीज निकाल सकते हो सब कोई, है ना। PIXI मल्टीप्लाई करोगे इसको इसको इसको, फिर PIXI² एक्सेट्रा ऐड करोगे, फिर वहां पे डालो, हो जाएगा ना सबका, ये सुनो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन टू थ्रोज ऑफ ए डाई इफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 इज ए सक्सेस। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 इज ए सक्सेस, टू थ्रो ऑफ ए डाई, एक डाई को दो बार देखा गया, 4 से ज्यादा आएगा तो सक्सेस है। मतलब अभी हमको जो रैंडम वेरिएबल दिया है ना, वो रैंडम वेरिएबल क्या बोला है, नंबर ऑफ सक्सेस। रैंडम वेरिएबल इज योर नंबर ऑफ सक्सेस, ओके। तो हमको जो x का वैल्यू दिया है, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेस। तो हमको पता है कि x का वैल्यू क्या क्या होगा। फिर नंबर ऑफ सक्सेस, अगर हम दो ठो डाई फेंके हैं तो हमारे पास, मतलब एक डाई को अगर दो बार फेंके हैं तो हमारे पास सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो एक बार भी सक्सेस नहीं होगा, या फिर एक बार सक्सेस होगा, या फिर दो बार सक्सेस होगा। इसके अलावा कुछ तो हो नहीं सकता, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, इतना ही हो सकता है। अब पहले सक्सेस का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 इज ए सक्सेस, मतलब 5 और 6, 2/6 इज इक्वल टू 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 2/3 हो गया, है ना समझ में। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ xi इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू 0 हम लिख लेते हैं सीधा, x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 नंबर ऑफ सक्सेस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हो गया क्या, फेलियर। तो फेलियर क्या हो जाएगा, 2/3 4/9। अब अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, मतलब एक तो सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फेलियर हो सकता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर सक्सेस हो सकता है। जरा बता दो, समझ में आया ना ये। चलो, सक्सेस फेलियर मतलब 1/3 इंटू 2/3, 2/9 प्लस दिस, इसमें लिख देता हूं मैं 1/3 इंटू 2/3 प्लस 2/3 इंटू 1/3, तो ये बन गया हमारा 4/9। तो ये ऑटोमेटिकली 1/9 बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, मतलब दो ठो सक्सेस हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज 1/9, 1/3, 1/3, 1/9।
सो ये बन गया हमारा टेबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा निकल गया यहां पे। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें से मीन वेरिएंस निकालना है, मतलब इस टेबल को और बढ़ाना है पी आई एक्स आई करके और पी आई एक्स आई स्क्वायर। पी आई एक्स आई ये हो गया पी आई एक्स आई का स्क्वायर। कैलकुलेशन करोगे उसके बाद और क्या, सिंपल कैलकुलेशन है, दैट यू विल डू। नया चीज होगा, आगे पढ़ेंगे थोड़ा देर में नया चीज आएगा, फिर मैं उसको समझाऊंगा, उसको पूरा करेंगे। Find the probability distribution mean variance number of aces of two cards. Number of aces. Two cards are drawn in a succession with replacement. एक चीज मैं बता दूं, एक होता है क्या with succession और one by one। ड्रॉ करने का बात कर रहे हैं, one by one है ना। और होता क्या, एट रैंडम। या फिर साइमल्टेनियसली बोल सकते हैं। यहां पे क्या होता है और यहां पे क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पे अगर हमको बोला है एक ए से, दो कार्ड ड्रॉ किया गया एक ए से, तो इसमें ना उसका दो केस आ जाता है, एस नॉट एस, नॉट एस एस। इसमें दो केस आ जाएगा। किसमें बताओ, जब हम लोग इन सक्सेशन करेंगे, इन सक्सेशन करेंगे या फिर वन बाय वन करेंगे, तो उसमें हमारा इसका दो केस आएगा। पहला एस है, दूसरा एस नहीं है, और बोलने से प्लस होता है। पहला एस नहीं है, दूसरा एस। लेकिन अगर एक साथ ड्रॉ करोगे, 52 कार्ड में से दो कार्ड ड्रॉ किया गया, उसमें से एक एस है, तो हम क्या बोलेंगे, एक एस है दूसरा एस नहीं है, तो उसमें क्या हो जाएगा 4C1 इंटू 48C1 खत्म। इसमें दो केस नहीं आएगा क्योंकि एक साथ ड्रॉ हो रहा है। तो उसमें ये ऑर्डर का रोल नहीं होता है कि फर्स्ट ये सेकेंड ये, फर्स्ट ये सेकेंड ये, ऐसा नहीं होता है। अगर एक बार में ड्रॉ करते हो 52 कार्ड से दो कार्ड ड्रॉ किया गया, तो उसमें क्या हो गया, एक एस है, वन एस का क्या होता है, वन एस वन ऑर्डर ऐसे बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर वन बाय वन करते हो, फर्स्ट एस सेकेंड नॉट एस और फर्स्ट नॉट एस सेकेंड एस। समझ में आया मेरी बात? तो हियर यू आर गेटिंग डिफरेंट केसेस वन बाय वन में, मतलब वन बाय वन में हमारा चीज लंबा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दो तीन केस आ जाएगा। लेकिन साइमल्टेनियस एक साथ ड्रॉ करोगे तो नहीं होगा। एक साथ ड्रॉ करोगे तो उसमें एक ही बार में काम बन जाता है। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। Find the probability of distribution that number of aces two cards are drawn in succession with replacement। मतलब कार्ड निकाला गया फिर रख दिया गया, और यहाँ पे हमको क्या बोला है, जो रैंडम वेरिएबल x के बारे में क्या बताया है, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ एसेस। तो हम फिर से लिख लेते हैं xi pi, xi pi, pi xi पी आई एक्स आई स्क्वायर, क्योंकि सारे निकालने के लिए बोला है तो सारे ऐसा निकाल सकते हैं। हो गया? तो ये टेबल कंप्लीट करोगे, मैं वैल्यू मतलब कैलकुलेशन कर लोगे, मैं खाली इसमें वैल्यू डाल देता हूं, ये दोनों दिस टू। चलो देखते हैं क्या बनता है। एक्स आई 0, एक्स आई 1, एक्स आई 2, एक्स आई 0 हो गया, एक्स आई 1 हो गया, एक्स आई 2 हो गया, क्योंकि दो कार्ड ड्रॉ किया गया। तो 0s मतलब दोनों s नहीं है, तो पहला कार्ड ड्रॉ किया गया है, s नहीं है। 48C1 by 52C1 into
फिर से उसको वापस रख दिया गया, वापस रख दिया गया। मैं यहाँ पे इसको बाहर निकालता हूँ, ये तो वहां पे दिखाई नहीं देगा। Px is equal to 0, 48C1 into 48C1, sorry 48C1 by 52C1 into 48C1 by 52C1, क्योंकि जो निकाला था उसको फिर रख दिया गया, मतलब सेम आएगा प्रोवाइड। Px is equal to 1, इसमें क्या आएगा देखो, 48C1 by 52C1 ये हो गया। फिर ये s वाला है, दूसरा वाला s नहीं होगा, अरे 0s है ना, 1s है, ये s है, s मतलब 4C1, s का मतलब हो गया हमारा 4C1, 4C1 by 52C1 मतलब ये s आ गया। अभी दूसरा वाला s नहीं आएगा, 48C1 by 52C1 प्लस, अब उल्टा चलेगा, पहला वाला s नहीं है, 48C1 by 52C1 into दूसरा वाला s है, 4C1 by 52C1। Got it all of you? Yes or no? फिर यहाँ पे probability of x is equal to 2, दोनों s है, 4C1 by 52C1 into 4C1 by 52C1। अगर मैं 48C1 by 52C1 लिखता हूं तो इसका वैल्यू आता है 12 by 13 और इसका वैल्यू 12 by 13 आता है। और अगर मैं 4C1 by 52C1 लिखता हूं तो इसका वैल्यू आता है 1 by 13। तो अगर मैं इसको डाल दूं तो 12 by 13 ये 12 by 13, 12 by 13 into 12 by 13 कितना बनता है, 144 by 169। एक s के लिए कितना हो गया, 13 plus 13 26, 26 by 169। और दो s के लिए क्या बन गया, 1 by 169। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये तीनों को मिलाने से 169 तो नहीं हो रहा है, ये 12 है, ये 12 है, 12 24 है। क्लियर ना? चलो अगला सवाल देखते हैं, क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ एसेस ऑफ टू कार्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो उस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में फर्क क्या है, उसमें बोला था विद रिप्लेसमेंट, यहाँ पे बोला विदाउट रिप्लेसमेंट। तो मैं टेबल नहीं कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी खाली निकाल रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 0 क्या है, कोई भी s नहीं है, तो पहला ड्रॉ हुआ 48C1 by 52C1 इनटू, अब जो ड्रॉ हो गया उसको रिप्लेस नहीं किया जा रहा, मतलब अभी कार्ड हमारे पास 51 है और बिना s वाला कार्ड 47 है, तो 47C1 by 51C1। ये समझ में आया क्या सबको, हाँ या ना बोल दो। चलो अभी सेकंड में क्या हो गया, एक तो s है, 48C1 by 52C1 into 4C1 by 51C1। ये बिना s का हो गया, ये s का हो गया, और 4C1 by 52C1 into 48C1 by 51C1। ये s का हो गया, ये बिना s का हो गया। क्लियर? अब दोनों का दोनों s है, 4C1 by 52C1 into 3C1 by 51C1, ये दोनों s का हो गया। अब मैं रैंडम वेरिएबल का जो जो केस आ सकता है सारे केस के लिए निकाल दिया प्रोबेबिलिटी। अब उसको टेबल में रखना तुम लोग का काम है कि xi बनाओगे, fi बनाओगे, नहीं fi नहीं है, ये pi है, pi तो उसमें वैल्यू डालोगे, वैल्यू डालने का बाद और मीन वेरिएंस अगर निकालने के लिए बोला होगा तो वैसे आगे बढ़ोगे।
ये क्वेश्चन में मीन वेरिएंस छोड़ दो क्योंकि वेरी लेंथी कैलकुलेशन यू आर गोइंग टू गेट, है ना। नाउ लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन। ये हमारा जेई वाला क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में हमको क्या बोला है। Two cards are drawn in succession with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Let X denotes the random variable of number of S's obtained in the two drawn cards. Then Px is equal to 1, Px is equal to कितना है? With replacement बोला है, with replacement बोला है, with replacement। तो Px is equal to 1, Px is equal to 2 निकालने के लिए बोला है। ये दोनों को मैं निकाल चुका हूँ ना थोड़ी देर पहले। Px is equal to 1 plus Px is equal to 2, ये तो हम निकाल चुके हैं, तो उसको खाली डाल देते हैं यहाँ पे। और क्या है, ये विदाउट वाला था, ये विथ वाला। 24 by 169, 1 by 169, 24 by 169 plus 1 by 169, मतलब हो गया 25 by 169। ऑप्शन सी है यहाँ पे। आया समझ में सबको? ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले, तो इसीलिए मैं इसमें खाली वैल्यू डाल दिया। चलो अगला सवाल देखो। ये एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है। फिर से क्या बोला है कि द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ ए रैंडम डिस्क्रीट वेरिएबल x इज गिवन बाय दिस वन। x का वैल्यू, जो रैंडम वेरिएबल x के बारे में बोल रहा है, उसका वैल्यू कैपिटल X होगा। 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। फाइंड k and px लेस देन इक्वल टू 4। फाइंड k and p लेस देन इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन भी हम अगर देखेंगे ना, ये हमारा क्या बोलते हैं उसको, इनफाइनाइट जीपी वाला क्वेश्चन है। दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ इनफाइनाइट जीपी। कैसे है देखो, मैं बताया था कि एक रैंडम वेरिएबल का जो जो वैल्यू आता है, एक रैंडम वेरिएबल का जो जो वैल्यू आता है, वो सारे वैल्यू का प्रोबेबिलिटी अगर निकाल के ऐड कर देंगे, इट इज गोइंग टू बी 1। यहां पे रैंडम वेरिएबल का वैल्यू क्या क्या है, 1 2 3 और आगे चलेगा। सबको मिलाएंगे तो सबका प्रोबेबिलिटी का सम जो है ना वो 1 होना चाहिए। मतलब वी नो, हम लिख सकते हैं वी नो, हम ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस, ऐसे हम चलते जाएंगे तो इसका वैल्यू जो है ना इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि रैंडम वेरिएबल का वैल्यू जो हमारा खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इनफाइनाइट हो गया। रैंडम वेरिएबल का इनफाइनाइट नंबर वैल्यू जा गया, तो उसका प्रोबेबिलिटी सबको जोड़ देंगे तो 1 होगा। अब इससे हम क्या करेंगे, k का वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 कैसे निकालेंगे, k बाय 3 टू द पावर x, मतलब k बाय 3 प्लस k बाय 3 टू द पावर x, x का वैल्यू अभी 2 है तो 3 स्क्वायर प्लस k बाय 3 टू द पावर x, x का वैल्यू अभी 3 है तो 3 क्यूब इज इक्वल टू 1। खत्म। अब इसमें से मैं k का वैल्यू निकालूंगा। इनफाइनाइट जीपी है। लास्ट क्लास पढ़ते समय भी मैं बताया था इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है a बाय 1 माइनस r होता है। a मतलब जो पहला टर्म है k बाय 3 बाय 1 माइनस r का वैल्यू, दिस बाय दिस करोगे तो 1 बाय 3 आएगा, सो दैट इज इक्वल टू 1। implies k बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 बाय 3 इज इक्वल टू 1। इससे हमको पता चल गया कि k का वैल्यू जो है 2 है।
तो k पूछा था, k का वैल्यू 2 हो गया। उसके बाद पूछा है px लेस देन इक्वल टू 4, px लेस देन इक्वल टू 4 मतलब px इज इक्वल टू 1 लेंगे, px इज इक्वल टू 2 लेंगे, px इज इक्वल टू 3 लेंगे और px इज इक्वल टू 4 लेंगे। क्यों आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि लेस देन इक्वल टू 4 बोला है। और 0 क्यों नहीं लिए? क्योंकि x का वैल्यू 1 2 3 4 दिया है। हम जो पहले क्वेश्चन करते आ रहे थे उसका रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा था, 0 हो गया। नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है रैंडम वेरिएबल का, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमको जैसे दिया होगा हम उस हिसाब से प्रोसीड करेंगे। चलो ये बन गया, इसका वैल्यू पूछा है। सो लेट अस पुट द वैल्यूज नाउ। ये हो गया क्या? k by 3 to the power 1। k का वैल्यू 2 तो निकल चुका है, 2 by 3 प्लस 2 by 3 का स्क्वायर प्लस 2 by 3 का क्यूब प्लस 2 by 3 to the power 4। ये इनफाइनाइट जीपी नहीं है तो इसको नॉर्मली ऐड करना है। एलसीएम 81 हो गया, 27 into 2 54 प्लस 9 into 2 18 प्लस 3 into 2 6 plus 1। Okay, so this now gives me what? 54 plus 6 60 68 69 69 by 81। मेरे को लगता है 2 में कट जा रहा है, 3 में, तो 23 by 27। क्लियर ना? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी ये इस साल का क्वेश्चन है, 25 जुलाई में आया था ये क्वेश्चन। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हम किए। लेट x be a random variable such that the probability distribution of the function px is equal to 0 मतलब x is equal to 0 के लिए दे दिया है वैल्यू कितना 1/2, px is equal x is equal to j is equal to 1/3 और j का वैल्यू हमारा 1 2 3 से लेकर इंफिनिटी तक जाता है। हमको बोला है कि इसका then the mean of the distribution and these are what, ये डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने के लिए बोला है। और क्या बोला है, क्या बोला है, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड p x इज पॉजिटिव एंड इवन मतलब x पॉजिटिव है और इवन है तो उसके लिए निकालने के लिए बोला है। चलो देखते हैं क्या मिलता है। p x is equal to 0 plus p x is equal to 1 plus p x is equal to 2 plus p x is equal to 3 प्लस ऐसे करते करते हम जाएंगे तो हमको मिलेगा कितना 1। ठीक है, अब px 0 का वैल्यू 1/2 दिया है तो लेट मी राइट 1/2 हियर। px is equal to 1 यहां से हम लिख देंगे तो 1/3 आएगा प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब प्लस ऐसे ये चलते गया प्लस ऐसे ये चलते गया तो वैल्यू आ गया कितना 1। अब यहां से यहां तक इनफिनिट जीपी आ रहा है लेकिन ये 1/2 नहीं है तो 1/2 को उधर ले लेते हैं। इस इनफिनिट जीपी को सॉल्व करते हैं। 1/3 डिवाइडेड बाय 1 minus 1/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 1 minus half। Now this side what we are getting 1/3 by 2/3 1/3 divided by 2/3 हो क्या रहा है, इसमें कुछ चीज मिसिंग है क्या? ये हम क्यों निकाल रहे हैं? इसमें अननोन तो कुछ नहीं दिया है तो ये हम क्यों निकाल रहे हैं? छोड़ो इसको मैं काट देता हूं। देयर इज नो नीड ऑफ दिस। इसमें हमको ये पूछा ही नहीं है कुछ, मतलब अननोन नहीं है तो हम ये क्यों निकालते हैं? तो हमको क्या बोला है कि मीन निकालने कैसे निकालते हैं? मीन निकालते हैं PI XI।
पी आई एक्स आई का सम जो है ना, समेशन पी आई एक्स आई इज इक्वल टू मीन होता है। समेशन पी आई एक्स आई इज इक्वल टू मीन होता है। तो क्या बनेगा फिर 0 इंटू P1 प्लस 1 इंटू P2 प्लस 0 इंटू P0, पूरा डिटेल्स में लिखते हैं। 0 इंटू P x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू P x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू P x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू P x इज इक्वल टू 3, यही हमारा मीन है, इज इक्वल टू 3 प्लस ओके। अब इसका वैल्यू मैं कुछ ले लेता हूं। इसमें अगर मैं डालूंगा 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 हो रहा है, तो वी डोंट नीड दिस वन। इसको लिखूंगा 1 इंटू P x इज इक्वल टू 1, तो 1 का साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो ही रहता है। x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 1/3 आएगा, प्लस 2 इंटू ये 1/3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/3 का क्यूब प्लस ऐसा ही चलते जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं ना, ये हमारा एक अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालने के लिए हमको एक लाइन और करना पड़ता है, r इंटू एस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। r मल्टीप्लाई करना पड़ता है, r होता है कॉमन रेशियो। यहाँ पे है एक एपी है 1 2 3, ये एपी है, और जीपी क्या है 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब। सो इट इज अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस एस में r मल्टीप्लाई करना पड़ता है। r हो गया कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, जो कि यहाँ पे 1/3 है, तो 1/3 अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ पे 1/3 इंटू एस हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक लेख आगे लिख के चलेंगे, एक एक टर्म आगे लिखते चलेंगे। तो 1/3 में 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा मेरे को 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 तो क्या मिलेगा 2 इंटू 1/3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 टू द पावर 4। दिस वे इट विल गो ऑन, ऐसे ही ये जाएगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन करके वैल्यू लिखना पड़ेगा कितना होता है। ऐड कर देंगे, तो अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, एस सॉरी ऐड नहीं माइनस करूंगा, सॉरी माइनस करने से s माइनस 1/3s, तो ये हमको दे दिया कितना 2/3 इंटू एस इज इक्वल टू, ये हो गया 1/3 प्लस ये 1/3 का स्क्वायर प्लस ये 1/3 का क्यूब प्लस ऐसे चलेगा। ये सम थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन पहले हम देखे थे, कितना आ रहा था ये पे 3/2 आया था ना, 1/3 का स्क्वायर ऐसे कितना आता है k/2, मतलब ये आ गया हमारा 1/2। So what will be s then? s is equal to, ये 3 उधर गया 2 इधर नीचे आया, तो 3/4, मतलब ये हमारा मीन निकल के आ गया। मीन इज इक्वल टू 3/4, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 3 जगह में है। तो अभी हमको निकालना पड़ेगा फिर क्या, Px is positive and even, Px is positive and even, तो पॉजिटिव और इवन निकालने का पड़ेगा, मतलब Px is equal to 2, Px is equal to 2 plus Px is equal to 4 plus Px is equal to 6, ऐसे का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओके, सो Px is equal to even and positive, तो उसमें हमको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो दिस मेक्स इट 1/3 का स्क्वायर आएगा, 1/3 टू द पावर 4 आएगा, 1/3 टू द पावर 6 आएगा।
इसका कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। फिर से ये इनफाइनाइट जीपी हो गया, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी हो गया फिर से a बाय 1 माइनस आर फॉर्मूला आ जाएगा। a का वैल्यू हमारा कितना है 1 बाय 9 बाय 1 माइनस 1 बाय 9, दिस गिव्स इट 1 बाय 9 बाय 8 बाय 9, जो कि हमको दिया कितना 1 बाय 8। तो ये इसका आंसर हो गया 3 बाय 8 एंड 1 बाय 3 बाय 4 एंड 1 बाय 8, जो कि ऑप्शन डी में है। क्लियर? बताओ। सो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे एजीपी आ गया, इसको हम माइनस किए हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है? अगला सवाल हमको क्या दिया है? फाइंड के। फर्स्ट बिट के बोला है, सेकंड बिट px लेस देन 6 बोला है, थर्ड बिट px ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बोला है, और फोर्थ बिट बोला है x माइनस 2 लेस देन 2। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है फॉर ए रैंडम वेरिएबल x, जो x का वैल्यू दिया है कितना 0 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि रैंडम वेरिएबल का इतना ही वैल्यू है तो इसका मतलब हो गया कि इनका अगर हम सम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी का तो इट शुड कम टू अस एज 1। तो लेट अस डू दैट। प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to 1 प्लस, ऐसे करते करते मैं जाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to 7 is equal to 1 होना चाहिए। अब ये वैल्यू सब यहाँ पे लिखा हुआ है x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x। सो दिस इज 0 प्लस दिस इज k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, k का वैल्यू निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। सो दिस विल गिव मी 10k स्क्वायर, यू कैन सी 7 प्लस 2 प्लस 1 10k स्क्वायर हो गया। फिर k कितना हो गया k प्लस 2k 3k, 3k प्लस 2k 5k, 5k प्लस 3k 8k प्लस k 9k प्लस 9k minus 1 is equal to 0. So let me break it like this, 10k square plus 10k minus k minus 1 is equal to 0. तो मैं अगर 10k कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में आ गया k plus 1, माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं तो फिर से k plus 1 आ गया is equal to 0। अब हम k plus 1 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ गया 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर k का वैल्यू आ गया कितना माइनस 1 और k का वैल्यू आ गया 1 बाय 10, ऑफ व्हिच माइनस 1 तो मैं नहीं ले सकता। क्यों? माइनस 1 लेने से 1 का प्रोबेबिलिटी माइनस में आएगा, 2 का भी माइनस में आएगा, 3 का भी माइनस में आएगा। तो दिस इज रिजेक्टेड, ये वाला रिजेक्ट हो गया। अब k का वैल्यू 1 बाय 10 आ गया, सवाल में पूछा था बिट a हमारा खत्म। अगर हम बिट b में आ जाते हैं तो बिट b में हमको क्या पूछा है px लेस देन 6, px लेस देन 6 मतलब 6 से कम जो भी है सारे लिखो, 6 तो यहाँ पे उससे कम जो भी है सारे लिखो। k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k, 3 प्लस 2 प्लस 5, 5 प्लस 8 क्या आ गया 8k प्लस k स्क्वायर, 8k प्लस k स्क्वायर। k का वैल्यू 1 बाय 8 है, डाल देते हैं 1 बाय 10 है तो इट विल बी 8 बाय 10 प्लस 1 बाय 100। ओके, अगर ऐड कर देंगे तो इट इज कमिंग 81 बाय 100। बिट b खत्म। बिट c क्या बोला है px greater than equal to 6, px greater than equal to 6 मतलब 6 और 7, 6 यहां पे है 7 यहां पे है तो 9k स्क्वायर प्लस k, 9k स्क्वायर प्लस k। So this gives me 9 by 100 plus 1 by 10।
और अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, एलसीएम लेता हूं, तो इट इज कमिंग व्हाट 10 + 9 19/100। फाइनल बोला है कि p(x - 2) <2। तो इसमें हमारा क्या हो गया, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। हम पढ़े हैं कि mod x <a अगर होता है तो -a <x <a, इसका यूज यहां पे करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो -2 <x - 2 <2, तो 0 <x <2। मतलब प्रोबेबिलिटी 0 <x <4 हमको निकालना पड़ेगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1, प्रोबेबिलिटी x = 2, प्रोबेबिलिटी x = 3। ये तीन चीज हमको निकालना पड़ेगा। 1, 2, 3, ये तीन का प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। k 2k 2k मतलब 5k होगा। This is 5k. So that makes it 1/5/10. 5/10 जो है ना वो हमको दे रहा है कितना 1/2। ओके, ठीक है। तो फिर आज का क्लास यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है और कुछ 1-2 क्वेश्चन करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक।